और बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता सबसे अहम है। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां नंगला एनक्लेव पार्ट 1 में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से गली में खेल रहे 5 साल के मासूम की मौत हो गई। तीसरी खबर भी फरीदाबाद से है, जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों को बड़ा झटका दिया है। और साथ ही चौथी बड़ी खबर अंबाला से, जहां स्कूल से घर लौट रही महिला से 2 बाइक सवारों ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया और महिला का पर्स लेकर के फरार हो गए हैं। बड़ी खबर में शुरुआत करते हैं दिन की पहली बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता सबसे अहम है। हमारी कोशिश मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। 2019 में जो है 67% मतदान हुआ था और इस बार इसमें बढ़ोतरी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओपी शर्मा संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। ओपी, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अनुराग अग्रवाल, उनका बयान सामने आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां जो है उनके द्वारा की गई है? देखिए दिव्या, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कल जैसे पूरे देश में आचार संहिता लगी थी, तो वैसे हरियाणा में भी जो आचार संहिता लग गई थी। और आज सभी राज्यों के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनको भी जो निर्देश दिए गए थे कि वो अपने अपने राज्यों में जो है किए गए इंतजामों के बारे में मीडिया को अवगत कराए। तो उसी के चलते आज जो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल थे, उनके द्वारा जो है मीडिया जो है कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को लेकर उन्होंने सभी जानकारी दी। हरियाणा में छठे चरण के दिन जो है वो चुनाव होगा और 29 अप्रैल को जो है अधिसूचना जारी होगी। 6 मई तक नामांकन जो है दाखिल किए जा सकेंगे। अगले दिन नामांकन की वापसी होगी और 25 मई को जो है वो छठे चरण के तहत मतदान होगा। पूरे देश की तरह 4 जून को जो है मतगणना होगी। हरियाणा में अगर हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 2 सीटें अंबाला और सिरसा जो है रिजर्व है। और कुल जो मतदान केंद्र इस बार हरियाणा में बनाए गए 19,812 हैं, जो पिछले बार के मुकाबले थोड़े ज्यादा है। वही मतदाता अगर हम अब तक के जो वोटर्स की संख्या की बात करें तो हरियाणा में जो 1,99,00,000 के आसपास जो है मतदाता हैं और 26 अप्रैल तक जो है वो नए वोटर जो है वो अपने नाम इंडक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए उनको जो संबंधित BLO या फिर जिला चुनाव आयोग या फिर वो भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन भी जो है वो जो है आवेदन कर सकते हैं। अगर हरियाणा में मतदाताओं की बात करें तो 85 उम्र के आसपास के जो मतदाता हैं वो करीबन 2.5 लाख के आसपास हैं और दिव्यांग मतदाता 1,48,000 के आसपास है। और 100 साल से ज्यादा उम्र के जो मतदाता हैं वो 11,028। तो उन सभी के लिए अलग अलग से इंतजाम किए गए। अगर कोई 40% से ज्यादा डिसेबल है तो वो घर पर भी जो अपना वोट डाल सकेगा, लेकिन उसको BLO को सूचना देनी होगी। वहीं 85 साल से ऊपर का अगर कोई बुजुर्ग है तो वो भी अपने घर से जो है पोस्टल बैलेट के जरिए अपना मतदान कर सकेगा। तो इस तरह के तमाम प्रबंध किए गए हैं। हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में EVM है और पर्याप्त मात्रा में जो है केंद्रीय सुरक्षा बल भी जो है वो तैनात किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता की बात करें तो उसको भी है सख्ताई से लागू किया जाएगा। और सोमवार को चुनाव आयोग ने जो कल ही जो है एक सभी राजनीतिक दलों की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर उनको जो है जानकारी दी जाएगी। जी बिल्कुल ओपी, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है कि 19,812 के आसपास जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही 1,99,00,000 के करीब जो है हरियाणा में मतदाता है। बहुत अहम डेटा जो है आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आयुक्त की बहुत मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयुक्तों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका चुनाव के समय हो जाती है निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न करवाने की, तो कैसे जो है हरियाणा में इसे साकार किया जाएगा? क्या कुछ तैयार है इसको लेकर के?
सुरक्षा की? देखिए दिव्या, अगर हम लोकसभा चुनाव की निष्पक्ष ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी है वो आम आदमी की बनती है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अगर कोई भी शिकायत जाती है तो वो उसके ऊपर 100 मिनट में एक्शन लेते हैं। अगर आम आदमी अपने आसपास कहीं पर भी जो है वो देखता है कि लाउड स्पीकर्स का ज्यादा इस्तेमाल करके छोटी मोटी नुक्कड़ रैलियां की जा रही हैं और किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में काफिले में जो है बहुत ज्यादा जो है वो वाहन चल रहे हैं, या कहीं पर भी उसको लगता है कि सरकार की जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं, सरकार की तरफ से कुछ जो है चुनाव में लुभाने के लिए जो है वो कुछ रेवड़ियां बांटी जा रही है, तो इस तरह की शिकायतों को वो जो है वो 1050 जो टोल फ्री नंबर है उसके ऊपर भी दे सकते हैं। साथ ही वो अपने मोबाइल से सी विजिल ऐप में फोटो खींच कर बिल्कुल वो भी, और साथ ही आपने जानकारी दी कि बिल्कुल जो है अधिकारियों द्वारा, प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए। तो ऐसे में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि जिन लोगों के अभी तक मतदान कार्ड नहीं बने हैं, वोटर आईडी कार्ड नहीं बने, तो वो क्या अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बनवा सकते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड? देखिए जैसे एक वोट का होना और वोटर आईडी कार्ड का होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर किसी आदमी का वोट नहीं है तो 26 अप्रैल तक जो है संबंधित बीएलओ और अपने जिला निर्वाचन अधिकारी या फिर ऑनलाइन आवेदन करके जी अपना जो है नया वोट जो है वो मतलब बनवा सकता है। यही अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो हाँ, वोटर कार्ड होना अगर है तो अच्छी बात है। अपना वोटर कार्ड वो तब चुनाव मतदान से पहले अगर वो आवेदन करता है तो उसका जो मतदान जो चुनाव जो कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो बन जाएगा। लेकिन अगर किसी का वोटर कार्ड गुम हो गया है और चुनाव वक्त पर नया ना बन पाए तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा करीबन 2 दर्जन के आसपास विभिन्न डॉक्यूमेंट्स की जो है वो उसको अलाउ किया हुआ है, जिसमें अगर हम पैन कार्ड की बात माने उसको जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेकेंड जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए आई कार्ड, इसके अलावा और भी आपका पासपोर्ट, इस तरह की राशन कार्ड, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी बहुत अहम जानकारी ओपी आपने दी कि अगर किसी को नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो 26 अप्रैल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही 6 मई तक जो है नए वोटर नाम जो है वो जोड़ दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, गुम हो गया है, तो आप जो अपने अन्य दस्तावेज जो ऑफिशियल वो आप दिखा करके मतदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी आपका इस खबर में हमारे साथ जुड़ने का। बड़ी खबर में रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। फरीदाबाद के नंगला एन्क्लेव पार्ट 1 में शनिवार की देर शाम को एक जर्जर मकान का छज्जा भर भराकर के गली में खेल रहे बच्चों के ऊपर जा गिरा, जिसके मलबे में दबने से लगभग 5 साल के बच्चे की एक मासूम की मौत हो गई है। दूसरे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। बता दें कि पड़ोसी ने बताया कि दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद घर के बाहर खेलने के लिए निकले थे। कुछ देर बाद ही जोर का धमाका हुआ। एक पल तो यूं लगा जैसे भूकंप आ गया, लेकिन जब गली के बाहर जाकर के देखा तो मकान का छज्जा नीचे खेल रहे बच्चों के ऊपर जा गिरा, जहां पर अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चों ने बताया कि मलबे के नीचे 2 बच्चे दबे हैं। पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद से मलबे से दोनों बच्चों को बाहर निकलवाया। आनंद फानन में उन्हें बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टर ने फैजान को, एक मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पर्वता कॉलोनी का एरिया था, वहाँ घर के बाहर छज्जा था, जिसके छज्जे के गर्डर में जंग लगा हुआ था। तो बच्चे खेल रहे थे तो सडनली वो छज्जा गिर गया। जो छज्जा गिरा तो उससे 3 एक बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चे की एक्सपायर हो गया, बच्चा डेथ हो गई है। छज्जा गिरने से सर में चोट आई है, दूसरे बच्चे के पैर में चोट आई है, वो ठीक हो जाएगा। तो कोई शिकायत किसी की तरफ से कोई दी गई है? अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी फिलहाल बच्चे का कार्रवाई चल रही है। अभी जैसे ही बयान होंगे, जो भी शिकायत मिलती है उसके अनुसार फिर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कितनी उम्र रही होगी बच्चों की, सर कुछ जानकारी मिली हो तो? जिस बच्चे की डेथ हुई है वो 5 साल का था। और इस खबर पर जरा जानकारी के लिए मोनू पांचोल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, क्या कुछ जानकारी आपके पास में, कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया कि एक 5 साल की मासूम की जान चली गई?
देखिए दिव्या, ये फरीदाबाद का जो है, फरीदाबाद के इनक्लेव 1 का जो है ये पार्ट का जो है ये मामला है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिव्या जो है इस फरीदाबाद के इनक्लेव पार्ट 1 में जो है एक मकान था जो जर्जर हालत में पड़ा था। जिस तरीके से वहां पर जो है 2 बच्चे थे और दो मासूम बच्चे जो है उस छज्जे के नीचे खेल रहे थे। यानी कि वो बच्चे पहले स्कूल पढ़ के आए, उसके बाद में ट्यूशन गए, ट्यूशन आने के बाद शाम के समय उस मकान के छज्जे के नीचे जो है वो खेल रहे थे और छज्जा जो है भड़बड़ा करके उन बच्चों के ऊपर गिर गया। और जिस तरीके से वहां पर जब छज्जा गिरा तो आसपास में जो है वो जो माहौल है वो अफरा तफरी का, यानी कि सनसनी फैल गई, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि भूकंप आ गया। लेकिन जब बाहर निकल के देखा तो कहीं छज्जा जो है वो टूट करके 2 मासूम बच्चों पर जा गिरा और वो मलबे में दब गई। बड़ी आनंद फानन से जो है आसपास के लोग जो है वो जो है मलबे की तरफ भागे और कहीं ना कहीं मलबे को जब वहां से हटाया तो 2 बच्चे उस मलबे में दबे हुए मिले, जिसकी एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरे बच्चे की जो है वो हालत गंभीर है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर दिव्या खड़ा होता है कि मकान मालिक जो होते हैं वो बिल्कुल भी अपने जो मकान है उसकी तरफ नहीं देखते और जर्जर हालत में छोड़ देते हैं, जबकि जो मकान जर्जर हालत में पड़ा था। बिल्कुल मोनू, इतना दर्दनाक हादसा हो गया कि एक बच्चे की जान पर बात बनाई और दूसरे बच्चे की हालत गंभीर है। किसकी लापरवाही सामने आ रही है, किसके ऊपर दोष पड़ा जाएगा? दिव्या देखिए, अगर देखा जाए तो इस मकान मालिक की जो है बहुत ज्यादा गलती यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि उसने अपने मकान की तरफ किसी तरीके का कोई रुख नहीं देखा, क्योंकि वो जर्जर हालत में मकान पड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि दिव्या, ये चीजें तो छज्जा गिरने से एक मासूम बच्चे की और एक मासूम बच्चे की जो गंभीर हालत यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दिव्या, इस जर्जर मकान में कुछ लोग किराए पर भी रहते हैं। आखिरकार अगर ये बिल्डिंग गिर जाती और पूरा जो किराएदार है अगर वो भी इस मलबे में दब जाते तो उसका जिम्मेदार तो मोनू जी, ये जो जर्जर मकान की हालत है, कितने लंबे समय से ये इसी स्थिति में मकान था? और क्योंकि मकान जर्जर था तो इस पर पहले क्यों नहीं मकान मालिक ने एक्शन लिया? क्या मकान मालिक भी वहीं रहता था? जी, अब मकान मालिक जो है इस मकान में नहीं रहता, वो कहीं और बाहर रहता है। और ये जो मकान है काफी समय से जो है ये जर्जर हालत में पड़ा था, लेकिन इसको किराए पर देकर के यहाँ पर चले जाते थे और किराया लेने के समय पर ही जो है वो मकान मालिक आता था। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि जो मकान है उसकी जर्जर हालत बुरी तरीके से जो खस्ता हालत हुई पड़ी थी और लोगों ने, आसपास के लोगों ने जो है इस मकान मालिक से बोला जरूर था कि जो आपका मकान है पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, इसको जो है तो इसकी मरम्मत कराई जाए, इसको सही कराया जाए। लेकिन जो है मकान मालिक ने किसी की नहीं सुनी और बिल्कुल उन बातों को नजरअंदाज करते हुए 2 बच्चों की, यानी कि एक बच्चे की जो है नाजुक हालत है तो एक बच्चे को ये छज्जा जो है ले चला। तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है ये दर्दनाक हादसा जरूर हुआ है। जी दिव्या जी बिल्कुल, बहुत दर्दनाक हादसा। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, एक बच्चे की मौत हो गई है। साथ ही मोनू, पुलिस का क्या कुछ कहना है? कितनी सख्ती के साथ जो है कार्रवाई कर ली जाएगी और कितने समय में कार्रवाई की जाएगी? दिव्या देखिए, अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस को जिस तरीके से पुलिस को जो है सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची थी तो दोनों मासूम बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल जा पहुंचे। लेकिन पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल जा करके वहां का जो है स्थिति, वो बच्चों का जो है हालचाल पूछा और उसके साथ ही जो है कहीं ना कहीं परिजनों ने किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं दी है। लेकिन उन्होंने, पुलिस वालों ने साफ कहा है कि अगर शिकायत उनको मिलती है तो वो मकान मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, वो यहाँ पर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल। साथ ही जो पीड़ित के जो परिजन है, जो मृतक के परिजन है, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? साथ ही आपने बताया कि दूसरे बच्चे की हालत अभी गंभीर है, क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है उसकी? क्या वो उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है या खतरे में है? देखिए, अभी जो है डॉक्टर जो है बादशाह खान के डॉक्टरों से भी बात हमारी हुई है। उन डॉक्टरों ने यही कहा कि अगर जो अभी बात की जाए तो जो है बच्चों को इस बच्चे को जो है काफी फ्रैक्चर जो है वो बॉडी में आए हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी फिलहाल जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है बादशाह खान हॉस्पिटल में। अगर कोई स्थिति अगर नाजुक बनती है तो यहाँ से भी उसको बच्चे को रेफर कर दिया जाएगा। लेकिन अब की स्थिति की बात की जाए तो बच्चे की हालत जो है वो अभी ठीक बताई जा रही है और कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई अभी खतरे
इतनी वाली बात नहीं है। लेकिन परिजनों की बात की जाए तो अभी परिजन जो है वो बिल्कुल पूरे हादसे में जो है वो कहीं ना कहीं अपना आपा खोए बैठे हैं और वो किसी तरीके की कोई सुर्त नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको कंप्लेंट जो है पुलिस को दी जाएगी तो वो कहीं ना कहीं मकान मालिक के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, एक जर्जर मकान के जो उसका छज्जा गिरने से जो एक बच्चे की मौत हो गई है और एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। मोनू पांचाल हमारे साथ बने रहिएगा, दर्शकों को तीसरी बड़ी खबर का रुख करवा देते हैं। तीसरी बड़ी खबर में आपको ले चलते हैं जहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा ने आज यानी कि 16 मार्च को एक बड़ी घोषणा की है और राज्य के आयुष्मान कार्ड धारकों और चिरायु कार्ड धारकों को एक बड़ा झटका दिया। हरियाणा आईएमए ने एक पत्र जारी करके ऐलान कर दिया कि आज से पूरे हरियाणा में आयुष्मान अनुबंधित अस्पताल आयुष्मान और चिरायु कार्ड के लिए काम नहीं करेंगे। ऑर्थोपेडिक सर्जन सुरेश अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा के अस्पतालों का 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया नहीं दिया गया है, जिसके चलते वे अब आयुष्मान कार्ड और चिरायु योजना के तहत इलाज करने में असमर्थ है। वही बता दें कि फरीदाबाद के सूर्य ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर के संचालक डॉक्टर सुरेश अरोड़ा और अक्षम हॉस्पिटल के जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुमित शर्मा सहित कई डॉक्टर भी जो है इसका विरोध कर रहे हैं और आयुष्मान और चिरायु कार्ड के तहत जो है लाभ नहीं देने की बात कह रहे हैं, जिससे कि मरीजों को एक बड़ा झटका लगा है। मैं डॉक्टर प्रेम मग्गू, डायरेक्टर अपूर्वा हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आयुष्मान पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट पिछले 3 साल से कर रहे हैं, 3 से भी ज्यादा साल से, पर पिछले लास्ट 1.5 ईयर हमारे पास एक भी पेमेंट नहीं आई। और रादर वो जो डिडक्शन कर रहे हैं, डिडक्शन किसी का तो 80% डिडक्शन कर रहे हैं, किसी का 90% डिडक्शन कर रहे हैं और पेमेंट एक भी नहीं आ रही। और इसके अलावा मरीजों के लिए जो अब नए पैकेजेस पिछले 1 साल से अदर स्टेट्स ने लागू कर दिए हैं, पर हरियाणा स्टेट ने लागू नहीं करे। कई बार हम लोग हायर अथॉरिटी से मिले, हमें वर्बल एश्योरेंस मिलती है पर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, तो इसलिए हमने अब 16 तारीख से इन मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है। एक्चुअली ऐसा है, पिछले करीबन 1.5-2 साल से जितने भी हरियाणा के आयुष्मान एंड पेंडल हॉस्पिटल हैं उन सबको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि उनको पैसा नहीं मिल रहा था और मिलता था तो बहुत देर से मिलता था और बहुत ज़्यादा कटौतियाँ होती थी उसके अंदर। और इसके अलावा मेन प्रॉब्लम एक ये थी कि जो भारत सरकार ने एक नया पैकेज लागू किया हुआ है जिसको 2022 बोलते हैं, वो बाकी स्टेट्स में लागू हो गया है, हरियाणा में पिछले 2 साल से अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह की डिमांड्स के लिए हम हरियाणा सरकार से पिछले 2 साल में 4 या 5 बार मिल चुके हैं, तो अभी तक कोई भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। और हम लोगों ने कई बार सरकार को कहा कि हमारा ये काम कीजिए, हम बहुत परेशानी में हैं। डॉक्टर्स के 1-2 करोड़ रुपए के ऊपर इकट्ठे हो गए उनके बैलेंस, और उनको हॉस्पिटल चलाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो, ये पिछले काफ़ी समय से, पिछले 1 साल से कुछ समस्याएं हमारी जो सरकार के साथ चल रही थी आयुष्मान भारत के तहत, उस कारणवश हमने उसको बंद किया है। पहला कारण है कि बहुत ही ज़्यादा डिडक्शन, मतलब अगर हम कोई सर्जरी 20-22 हज़ार रुपये में करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिडक्शन अप्रूवल के बाद आ जाती हैं। एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारे जो पैकेज हैं पिछले 6 साल से वो रिन्यू नहीं किए गए हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में आयुष्मान भारत के पैकेजों को रिन्यू किया गया है, उसमें काफ़ी अच्छे पैकेज दिए गए हैं, जबकि हरियाणा में ये पिछले 6 साल से नहीं हुआ है। और इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं मोनू पांचाल। मोनू, आईएमए का एक बड़ा फैसला, ये फैसला है या लोगों के लिए मुसीबत, क्योंकि अब इससे जो है लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा, आयुष्मान कार्ड धारकों का और चिरायु जो कार्ड धारक है उनके लिए एक बड़ी परेशानी यहाँ पर बनती दिख रही है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्या, देखिए, लोगों को जिस तरीके से सरकार ने जो है आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जो है वो वितरित किए थे, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ये जरूर लग रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार के चलते जो है उनका इलाज यहाँ पर फ्री होगा। लेकिन यहाँ पर जो है मेडिकल यानी कि इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक बड़ा झटका यहाँ पर देते हुए ये कहा कि उनके जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के जो कार्ड जो धारक है उनको किसी तरीके का इलाज जो है वो नहीं मिल पाएगा। ये बड़ा सबसे बड़ा झटका है गरीब लोगों को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ तौर से कहा कि जो चिरायु कार्ड है उनको किसी तरीके का इलाज नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लोगों को काफी आस थी, क्योंकि लोग जो है अपना चिरायु कार्ड आयुष्मान कार्ड लेकर के हॉस्पिटलों में पहुंचते थे, वो अपना इलाज कराते थे, सर्जरी कराते थे, तो कहीं ना कहीं जितना भी बड़ा महंगा यानी कि 5 लाख तक का उनका इलाज जो है वो मुफ्त में होता था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो झटका दिया है वो कहीं ना कहीं लोगों को, गरीबों को, चिरायु कार्ड वाले धारकों को यहाँ पर हिला के रख दिया है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर खबर आ रही है। ये भी देखा जाए कि मेडिकल जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने आरोप भी लगाते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक उनके 200 करोड़ रुपए वो नहीं दिए गए हैं, उनके जो लाइसेंस थे वो रिन्यू नहीं कराए गए। तो इस तरीके के यहाँ पर जो है वो यहाँ पर झटका लगता हुआ दिव्या साफ तौर से देखा जा सकता है। जी दिव्या। बिल्कुल मोनू पांचाल आप बता रहे हैं कि 200 करोड़ का जो है हरियाणा के अस्पतालों को भुगतान नहीं किया गया, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। लेकिन क्या इसके बीच में कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता था? प्रशासन और आईएमए की बातचीत का उन्हें इंतजार करना चाहिए था। क्या कुछ बातचीत हुई है और अब आगे क्या समाधान इसका निकल सकता है, क्योंकि जनता को तो खासी परेशानी हो रही है इससे? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए लोगों को परेशानी जरूर हो रही है क्योंकि लोग जो धारक है, जो कार्ड धारक है, उनको जो है वो यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने काफी इंतजार करने के बाद, यानी कि डॉक्टरों ने साफ तौर से कहा कि हमारा 6 साल के करीब जिस तरीके से सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड चलाया, चिरायु कार्ड चलाया, उनका जब पैकेज रहा वो पैकेज उन तौर पर जो है वो चलता रहा। लेकिन देखा जाए तो 6 साल से उनका जो लाइसेंस यानी कि जो रिन्यू है वो जो है वो रिन्यू जो साइन है वो उनके क्लियर नहीं हो पाए हैं। या 200 करोड़ की बात की जाए तो 200 करोड़ जो है वो हरियाणा सरकार ने, हरियाणा जो हॉस्पिटल है यानी कि हरियाणा के जो अंतर्गत आते हैं उनको जो है पेमेंट नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों का यही कहना है कि हम भी जो है वो कब तक करेंगे, कब तक जो है वो इलाज करेंगे। तो जिस तरीके से सरकार दावे जरूर कर रही है लेकिन दावों पर खरा उतरती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर तो गरीब लोगों का जो है इलाज जरूर कर रहे हैं लेकिन जो जिस तरीके से सरकार से सहायता यानी कि जो पैसा है वो जो टाइम से समय से नहीं मिल पाता। लेकिन जिसके बाद भी दिव्या डॉक्टरों ने ये भी कहा कि अगर बात की जाए तो 20,000 का अगर वो इलाज कराते हैं तो उनकी फॉर्मेलिटीज इतनी होती है कि वो फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों ने भी आरोप लगाते हुए कहा। बिल्कुल मोनू, हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों को चौथी बड़ी खबर आप दिखा देते हैं, जहां पर चौथी बड़ी खबर नारायणगढ़ से है, जहां के वार्ड नंबर 10 में स्कूल से घर लौट रही महिला से 2 बाइक सवारों ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे दिया। बाइक सवार युवकों ने महिला से उसका पर्स छीन करके फरार हो गए। बता दें कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज करके जांच पुलिस कर रही है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पहचाना और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में आ रही थी तो ये एकदम बाइक पे सवार होके मेरे पीछे से आए। एकदम इन्होंने मेरा पर्स छीना और एकदम मैं नीचे गिर गई और एकदम मेरे को बॉडी में काफी चोट आई है। तो फिर मैंने मतलब सारे गली वाले, मैंने शोर मचाया, सारे गली वाले इकट्ठे हो गए और फिर मैंने पुलिस को कंप्लेंट की। एसएचओ सब ये सब एकदम पुलिस वाले मतलब पूरी एकदम कार्रवाई की है और ये फिर इन्होंने ये उसमें कैमरे में इनकी मतलब वो आ गई है इनकी पूरी हमारी पुलिस वालों ने हमारी पूरी हेल्प की, पूरी हमारी सहायता की गई है। साथ के साथ स्टाफ साथ के साथ हमने गाड़ी में बैठा के आया, कैमरे चेक किए हैं और उसके बाद दोबारा फिर कैमरे चेक किए हैं। उसके बाद रात को हमारा साथ दिया, रात को 9 बजे वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। कल बाद दोपहर करीब 3 बजे के करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई है जैसे वार्ड नंबर 10 में एक ऋतु नाम की लेडीज है, उनके साथ स्नैचिंग होगी। तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच गई, वहां के सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करके और कंप्लेंट ले गई और लेडीज को पहले हॉस्पिटल में उसका जो भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी उनका ट्रीटमेंट करवा के और दोनों अक्यूज को अरेस्ट कर दिया शाम को। तो आरोपी कौन कौन है जी? आरोपी एक तो लड़का है, ये बड़ा गांव का लड़का है आशू, पहले जिसके ऊपर चोरी का मुकदमा था। एक लड़का है किशन, जो पचलासा चौक पे रहता है, उसकी कोई फूलों की दुकान है, उस पर भी पहले मुकदमा दर्ज है। ठीक है जी। तो अभी क्या इनको रिमांड पे लेंगे या क्या है? नहीं, अभी फिलहाल इनको आज पुलिस 2 दिन का रिमांड लेके इनसे और भी चोरी वगैरह की हमारे एरिया में जो बात होती है उनके ऊपर कार्रवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नरेंद्र सेनी हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, अभी हमने अंबाला से एक पीड़ित महिला को सुना, जहां पर पीड़िता कह रही है कि पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और वो पुलिस का शुक्रिया अदा कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह अहम हो जाता है कि इस तरह की जो स्नैचिंग की वारदातें हैं अंबाला में लगातार देखने को मिल रही है और अपराधियों में बिल्कुल भी जो है डर नहीं देखा जा रहा है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में लगातार जो स्नैचिंग की वारदातें हैं वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है इन वारदातों पे लगाम लगाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके जो स्नैचर हैं उनके हौसले बुलंद हैं और वो
हर कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद ही ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। ऐसी ही घटना अम्बाला के नारायणगढ़ में हुई, जहां पर जो सेक्टर वार्ड नंबर 10 से एक महिला जो स्कूल से लौट रही थी, उससे 2 बाइक सवार आए और उसकी जो चैन खींच कर कहीं ना कहीं उसका पर्स छीन कर कहीं भाग गए। लेकिन जैसे ही पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला तो सीसीटीवी में वो युवकों की पहचान हो गई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो युवक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देखने वाली बात ये होगी, पुलिस ने मुस्तैदी जरूर दिखाई है, लेकिन ये वारदातें फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही। अब देखना होगा कि पुलिस ऐसे जो वारदात करने वाले लोग हैं उन पर कैसे लगाम लगा। जी बिल्कुल नरेश सैनी, बिल्कुल देखना ये बिल्कुल वो रहेगा कि पुलिस जो है ऐसे मामलों को कब तक रोक पाने में कामयाब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश सैनी आपका हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप, इसमें फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।